कक्षा 12 के प्रिय विद्यार्थियों, अब हम कुलाडी विलयनों बनाने शोधन आदि के बाद हम अब चर्चा करेंगे कुलाडी निकायों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सिस्टम। देखिए, गुण 5 प्रकार के हैं। वैसे भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, अनुसंख्य गुण, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, प्रकाशिक गुण, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, गतिक गुण, क्वांटिक प्रॉपर्टी, विद्युत गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। और वैसे अनगिनत गुण हैं। इन पांचों के अंतर्गत अनगिनत गुण हैं, अनेक गुण हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे भी जनून है, उसका हम चर्चा करेंगे और उसमें हम अलग नहीं करेंगे। जैसे प्रकृति, आप देखिए प्रकृति जो होती है कुलाडी विलयनों की या कुलाडी निकाय विषमांगी होती है। अगर विलयन कोई बन जाए यानी कि एक ही प्रावस्था हो जाए तो फिर वह विलयन हो जाएगा, है ना। ऐसा मिश्रण जो कि वास्तव में एक तरह से कुलाडी विलयन भी मिश्रण होता है, लेकिन समांगी नहीं होता। समांगी मिश्रण विलयन हो जाता है, और जो विलयन होता है समांगी होता है उसमें एक प्रावस्था होती है। सभी द्रव होंगे चाहे सभी ठोस होंगे, एक प्रावस्था होगी तो उसे हम तब विलयन कहेंगे, कुछ और कहेंगे, लेकिन कुलाडी विलयन नहीं कहेंगे। तो इसकी कुलाडी विलयन जो है अनिवार्य रूप से विषमांगी होता है, यानी डिस्पर्स फेज जो होता है परिचित प्रावस्था, उसका जो है एक तरह से अलग होगा प्रावस्था, और परिक्षेपण माध्यम यानी डिस्पर्सन मीडियम का अलग होगा। 2 प्रावस्थाएं होगी, विषमांगी होता है, तभी वो कुलाडी विलयन होगा। अधिशोषण इनका उच्च होता है। क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक हो, कणों की साइज छोटी होती है और 1 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर तक, इसलिए अत्यधिक चिपकाने की क्षमता, यानी कि अपने सतह पर ज़्यादा से ज़्यादा जगह होगी, पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, है ना, सरफेस एरिया, इसलिए अधिक से अधिक चिपकाने यानी कि सतह पर चिपकाने का गुण, उसे हम अधिशोषण कहते हैं, उच्च अधिशोषण होता है। और देखें आकार और रंग की बात करें तो आकार अगर अधिक है तो रंग अलग होगा, आकार कम है तो रंग कम होगा। जैसे आप देखें, अधिक आकार जो कण होंगे, अधिक तरंगदैर्घ्य प्रकाश की किरण लाल होती है, उसका अवशोषण कर लेंगे, तथा कम तरंगदैर्घ्य, लैम्डा माने लैम्डा है, लैम्डा माने तरंगदैर्घ्य के रंग नीला, इसका प्रकीर्णन करेंगे। इसके लिए उदाहरण है कि लाल गोल्ड का साल जो होता है, वास्तव में जो गोल्ड का साल बनाते हैं लाल रंग का होता है, और जब स्कंदन हो जाता है यानी कि अवक्षेपण हो जाता है, कणों की साइज बढ़ जाती है तो नीला हो जाता है। ऐसा इसलिए कि जब लाल होता है उस समय कण छोटे होते हैं, यानी कि वह जो है नीले रंग का जिसका कि तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका अवशोषण करता है, लाल रंग का प्रकीर्णन करता है। एक तरह से जो हम इसको अलग तरह से जानते हैं कि जैसे किसी वस्तु का रंग हरा है तो इसका मतलब सभी अन्य कुल 7 रंग होते हैं प्रकाश में, तो 6 रंगों का अवशोषण करता है, और हरे रंग का क्या करता है, परावर्तन करता है, यानी कि हमारी आँखों तक भेजता है। प्रकीर्णन में भी करीब परावर्तन जैसी बात होती है। तो उसी तरह से लाल गोल्ड का साल स्कंदन के बाद कोगुलेशन यानी कि अवक्षेपण, एक तरह से लाल गोल्ड का साल कणों की साइज छोटी थी, स्कंदन के बाद कणों की साइज बड़ी हो गई। तो लाल कब था, जब लाल था तो उस समय कणों की साइज छोटी थी, तो छोटा कण तो कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के रंग यानी कि नीले रंग को अवशोषित करेगा, और अधिक वाले को प्रकीर्णित करेगा, यानी कि क्या करेगा, एक तरह से विस्थापित करेगा यानी कि परावर्तित करेगा। तो इसीलिए लाल दिखाई देता है, जिस रंग को प्रकीर्णित करेगा वही दिखाई देगा। और जब स्कंदन होता है तो कणों की साइज बड़ी हो जाती है, उस समय लाल जिसका कि तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, बड़ा कण साइज बड़े तरंगदैर्घ्य यानी कि लाल को अवशोषित करेगा, और कम तरंगदैर्घ्य यानी नीले को प्रकीर्णित करेगा। इसलिए गोल्ड का जो साल होता है, यह जो है जब तक साल रहता है तब लाल दिखाई देता है, यानी कि कुलाडी विलयन ग्रुप में लाल दिखाई देता है, स्कंदन के बाद नीला हो जाता है। इसी तरह एक और इसमें है, इसी पर दूध और जल से प्रकीर्णित प्रकाश नीला दिखाई देगा, और जबकि इससे प्रेषित
ट्रांसमिटेड प्रकाश लाल दिखाई देगा। इसको भी आप देखिएगा। अणुसंख्य गुण, कोलाइडी बिलियन अणुसंख्य गुण, देखिए अणुसंख्य गुण आप पढ़ चुके हैं बिलियन में, आपको पढ़ाया जा चुका होगा। ये अणुसंख्य गुण जो होता है यह किसी बिलियन का अणुसंख्य गुण उस बिलियन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अधिक कणों की संख्या तो अणुसंख्य गुण अधिक। अणुसंख्य गुण क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन है, हिमांक अवनमन है, और इसका क्या कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन है ना, और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब चीज़ें वास्तविक विलयन में कण छोटे होते हैं, है ना। मान लीजिए 1000 कण से बना है, वही पदार्थ है वास्तविक विलयन में, वही पदार्थ है कोलाडी विलयन में, वही है निलंबन में। आप ध्यान दीजिए, वास्तविक विलयन मान लीजिए 1000 कण हैं, तो जुटेंगे तो कणों की साइज बड़ी होगी, तब जाके क्या हो जाएंगे? कोलाडी विलयन हो जाएंगे। तो या यूँ समझिए 100 कण अगर हैं कोलाडी विलयन में उतने ही आयतन में, तो वास्तविक विलयन बनाएंगे तो 1000 कण हो जाएंगे या 1 लाख कण हो जाएंगे। अर्थात कणों की संख्या, बड़ा छोटे से मतलब नहीं है, कणों की संख्या अधिक होगी तो अणुसंख्य गुण अधिक होता है, कणों की संख्या कम होगी तो अणुसंख्य गुण कम होता है। अर्थात उसी पदार्थ का वास्तविक विलयन बना लें, ट्रू सॉल्यूशन बना लें, उसी पदार्थ कोलाइडल विलयन बना लें। जब कोलाइडी अवस्था में होगा पदार्थ, उसमें जो गुण अणुसंख्य गुण होगा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होगी जो 4-5 हैं, और वह जो है बिलियनों में जो होगी, उसी पदार्थ का बिलियन बना लीजिए, उतनी ही मात्रा कोलाइडी बिलियन बना लीजिए। तो कोलाइडी बिलियन में कणों की संख्या कम होगी और वास्तविक बिलियन में कणों की संख्या ज़्यादा होगी। तो बहुत जाहिर सी बात है, स्पष्ट है, कोलाइडी बिलियन की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जितनी भी हैं वह वास्तविक विलयन से कम होती हैं। इस तरह से आगे हम इन्हीं 5 के अंतर्गत जो मुख्य प्रमुख गुण हैं उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। बच्चों, कोलाडी विलयन का प्रकाशिक गुण ये इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। टिंडल प्रभाव, सबसे पहले फैराडे ने इस गुण के प्रभाव को देखा, इसका प्रेक्षण किया, लेकिन विस्तारपूर्वक अध्ययन टिंडल ने किया। टिंडल ने देखा क्या, जब प्रकाश किरण पुंज को विलयन किसी पात्र में, पारदर्शी पात्र में विलयन लेकर के उस पर डाला जाता है किरण पुंज को, तो अपोजिट दिशा से देखने पर प्रकाश किरण दिखती है, लेकिन ऊपर नीचे देखने पर, जैसे इस दिशा में अगर डाला जाए, ऊपर नीचे से देखने पर अंधेरा दिखता है। वहीं पर यदि प्रकाश की किरण पुंज को यदि एक पारदर्शी पात्र ले लें, उसमें कोलाडी विलयन भर दें, तो उस पर अगर डाला जाए तो सभी दिशाओं से दिखता है। कारण है कि एक तरह से कोण की तरफ, जैसे ये मान लीजिए पात्र है, चाहे आपका अंधेरा कमरा है, खिड़की से प्रकाश किरण पुंज डाली जा रही है, देखिए पीले रंग में दिखा है, चौड़ाई घटती जाएगी, अर्थात वह चाहे जिधर से देखेंगे आपको दिखेगा, और इसमें कोलाइडी कण चमकते हुए दिखेंगे। इसमें कारण साफ है, इसको ये जो शंकु टाइप बनता है, कोन टाइप बनता है। तो कुल मिलाकर के टिंडल प्रभाव क्या है कि जब कभी प्रकाश किरण पुंज को किसी कोलाइडी विलयन में डाला जाता है, प्रवाहित किया जाता है, तो प्रकाश की किरण का पथ दिखता है और उस पथ में कोलाइडी कण चमकदार दिखाई पड़ते हैं, और यह जो है शंख के आकार होने का टिंडल कोण इसे कहते हैं। कुल मिलाकर के विलयन में यहाँ कारण है कि विलयन में क्यों नहीं दिखता है प्रकाश पुंज का पथ, क्योंकि वहाँ पर कणों की साइज इतनी छोटी होती है जो प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन नहीं कर पाते हैं, इधर उधर बिखेर नहीं पाते हैं, जबकि कोलाइडी विलयन के कणों की साइज बड़ी होती है, वे सक्षम होते हैं प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन करने में। और वही जो प्रकीर्णित प्रकाश का किरण हमारी आँखों तक आता है, इसीलिए चाहिए कहिए कि प्रकाश जो प्रवाहित किया जाता है, डाला जाता है कोलाइडी विलयन के अंदर,
वह उसका पथ दिखाई देता है शंख के आकार का या कोन के आकार का, चाहे यूँ कहिए कि उस आकार में उसके रास्ते में जो कोलाडी कण हैं वो चमकते हैं प्रकीर्णन कारण। और ये देखिए कारण है क्योंकि इनकी साइज़ बड़ी होती है कोलाडी कणों की बिलियन की तुलना में, इसीलिए प्रकाश के किरणों का प्रकीर्णन करने में सक्षम होते हैं और तभी चमकता हुआ शंख के आकार का किरण पुंज का पथ दिखाई देता है। इसे हम टिंडल कोन अथवा शंख कहते हैं। इसको आप लिख लेंगे, किताब का आप सहारा लीजिए। अब देखिए प्रकीर्णन को प्रभावित करने वाले कारक अनेक कारक हैं, फैक्टर्स हैं, लेकिन सबसे उसमें प्रमुख फैक्टर है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। 7 रंग होते हैं, बैनी आप इनाला बिग्योर, यानी बैगनी से लेकर लाल तक। तो सबसे कम नीले का होता है, बैगनी को हटाते हुए नीला सबसे कम तरंग दैर्ध्य नीले का होता है। और इसका प्रकीर्णन, और यहाँ देखें प्रकीर्णन की जो मात्रा होती है वह तरंग दैर्ध्य के घात 4 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इसका सीधा अर्थ है तरंग दैर्ध्य कम प्रकीर्णन ज़्यादा, बिखरना ज़्यादा होगा उस रंग का। जिस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक उसका बिखरना कम होगा, प्रकीर्णन कम होगा। इसीलिए देखिए नीले रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, इसलिए प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, प्रकीर्णन कम होता है। प्रकीर्णन क्या होता है इसका? कम होता है। और यही कारण है कि जो गहरा जल होगा, चाहे समुद्र का जल हो चाहे झील का जल हो, वह नीला दिखाई देगा। और वहाँ से हमारी आँखों तक प्रकाश के 7 रंगों का खाली एक रंग बिखरा हुआ चारों तरफ बिखर जाएगा, वही दिखाई देगा। पूरे जल में बिखरा हुआ दिखाई देगा, फैल जाएगा। और आकाश भी, आकाश नीला नहीं होता है, बादल वाला आकाश नहीं, बल्कि इस जब आकाश आपका साफ हो, बादल ना हो, उस समय देखिए प्रकाश का जो नीला रंग है वह कम तरंग दैर्ध्य होने के कारण प्रकीर्णित फैल जाता है चारों तरफ, आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन उगता सूरज और डूबता सूरज, उगता सूरज और डूबता सूरज ये जो है बहुत दूर होता है। वहाँ से जो रंग वही हमारी आँखों तक आएगा, जो रंग जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा, जिसका प्रकीर्णन कम होगा। जो बिखर जाएगा वो कैसे आएगा? जो नहीं बिखरेगा, सबसे कम बिखराव किसका होगा? लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। इसीलिए उगते समय सूर्य हो, उगते समय सूर्य का रंग हो, और चाहे डूबते समय सूर्य का रंग हो, ये दूरी होती है। वहाँ से लाल रंग ही हमारे आँखों तक आता है बिना प्रकीर्णन के, कम से कम प्रकीर्णन के। इसलिए उगता सूरज और डूबता सूरज लाल रंग का दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, टिंडल प्रभाव वास्तव में प्रकाश के किरणों के प्रकीर्णन पर निर्भर करता है। तो पहला हमने देखा कि प्रकाश के किरण का जो तरंग दैर्ध्य जो है, प्रकाश के किरणों का तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। अधिक तरंग दैर्ध्य तो प्रकीर्णन अधिक। दूसरा कारक है परिक्षिप्त प्रावस्था कणों का आकार, जिसमें ज़्यादा होगा उसमें प्रकीर्णन अधिक होगा, उसमें ही टिंडल प्रभाव भी अधिक होगा। जैसे देखिए द्रव स्नेही में अपेक्षाकृत जो कण होते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था के, वो छोटे होते हैं आकार में, इसीलिए उसमें प्रकीर्णन थोड़ा अपेक्षाकृत कम होता है और टिंडल प्रभाव उसमें उतना प्रबल नहीं होता है जितना कि द्रव विरोधी साल जो होते हैं इनमें कणों की साइज जैसे 1 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर में भी अंतर है ना। तो 200 की तरफ है जो 1 नैनोमीटर के आसपास होगा छोटा होगा अपेक्षाकृत, या 200 के आसपास होगा बड़ा होगा। तो वही द्रव विरोधी साल की जो परिक्षिप्त प्रावस्था कण होते हैं उनकी साइज बड़ी होती है, इसीलिए प्रकीर्णन अधिक करते हैं। इसीलिए अधिक प्रकीर्णन माने द्रव विरोधी साल यानी कोलाडी बिलियन में टिंडल प्रभाव अधिक प्रबल होता है। अधिक उसमें चमकीले प्रकाश की किरण दिखेगी, शंख दिखेगा, कोन दिखेगा। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक का अंतर, अपवर्तनांक का अंतर एक तरह से द्रव स्नेही में कम होता है, न के बराबर। द्रव विरोधी में अंतर, दोनों प्रावस्थाओं में अंतर, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के प्रावस्थाओं में अपवर्तनांक जो होता है उसमें अंतर इसमें ज़्यादा होता है द्रव विरोधी में। इसीलिए अपवर्तनांक का अंतर जहाँ ज़्यादा होगा उसमें ही टिंडल प्रभाव, उसमें प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, उसमें ही टिंडल प्रभाव अधिक होगा। ध्यान दीजिए, चाहे
परिक्षेप प्रावस्था कणों की बात करें चाहे अपवर्तनांक के अंतर की बात करें, दोनों ही किस में अधिक है? द्रव विरोधी साल में, जिसको हमने बनाया रासायनिक विधियों द्वारा, इसीलिए वहाँ प्रकीर्णन अधिक होगा। और साथ साथ प्रकीर्णन अधिक तो किसकी प्रबलता अधिक? टिंडल प्रभाव की प्रबलता अधिक। देखिए टिंडल के सम्मान में इस प्रभाव का नाम टिंडल प्रभाव रखा गया। और अगला है देखिए कांटिक प्रॉपर्टी, यानी कि गतिक, ब्राउनी गति। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने इसका प्रेक्षण किया कि जो कोलाइडिक कण हैं वो बहुत तीव्र गति से जिग जैग टेढ़े मेढ़े रास्ते पर गति करते रहते हैं, टेढ़े मेढ़े पथ पर बहुत तीव्र गति से हमेशा चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं, गति करते रहते हैं। और इसको विस्तार पूर्वक जिगमोंडी वैज्ञानिक का नाम है, और लेकिन शुरुआत रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, इसलिए उनके सम्मान में इस गति को ब्राउनी गति कहा गया, है ना। ब्राउनी गति क्या है? कोलाइडिक कणों का टेढ़े मेढ़े रास्ते पथ पर अथवा रास्ते पर तीव्र गति से गतिमान होना, कभी रुकना नहीं, हमेशा गतिमान अवस्था में रहना, इसे हम ब्राउनी गति कहते हैं। व्याख्या ब्राउनी गति कारण क्या है? पहले वीनर ने दिया गुणात्मक गुणों के आधार पर, उसके बाद आइंस्टीन ने गणितीय व्याख्या दिया, अणुगत सिद्धांत का आधार दिया। इन्होंने बताया कि क्योंकि कोलाइडी विलयन में दो प्रावस्थाएं होती हैं, एक परिक्षेप प्रावस्था, दूसरा परिक्षेपण माध्यम, दोनों के कण होते हैं अलग अलग साइज के। तो इनके अनुसार, वीनर तथा आइंस्टीन के अनुसार, दोनों प्रावस्थाएं, परिक्षेप प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के कण निरंतर आपस में टकराते रहते हैं, और एक तरह से उसमें कह सकते हैं कि मोमेंटम यानी कि संवेग का स्थानांतरण होता रहता है। जैसे अभी कोई कण खड़ा रहे और कोई कण गतिमान कण टकरा जाए तो जो स्थिर कण है वो भी चलने लगेगा। इसलिए देखिए कि कोई भी कण है रुकने नहीं पाता है। परिक्षेप प्रावस्था कण कोई हो सकता धीमा चले, कोई अपेक्षाकृत तेज चले, लेकिन गतिमान रहते हैं, आपस में टकराते हुए एक दूसरे का संवेग बढ़ाते रहते हैं, इसीलिए ब्राउनी गति होती है। आपस में टकराने कारण परिक्षेप प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम कणों का निरंतर आपस में टकराते रहना, इसीलिए ब्राउनी जो गति है कि कोलाइडी कण जो है कोलाइडी विलयन में टेढ़े मेढ़े पथ पर तीव्र गति से हमेशा गतिमान अवस्था में रहते हैं। कोलाइडी विलयनों के गुण में विद्युत गुण, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें हम ये देखेंगे कि आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी व्याख्या करेंगे। इसके लिए अनेक सिद्धांत हैं, लेकिन दो प्रमुख सिद्धांत हम उसकी चर्चा करेंगे। वर्णात्मक अधिशोषण सिद्धांत, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी, इसको हम देख चुके हैं जब पेप्टीकरण में जो संघनन विधि होती है तो डिस्पर्सन विधि होती है। पेप्टीकरण द्वारा जब हम कोलाइडी विलयन बनाते हैं ताजे बने अवक्षेप से, उस समय जो विद्युत अपघट्ट मिलाया जाता है उसमें दो आयन होते हैं, लेकिन जो आयन दोनों में कॉमन होता है उसी का वर्णात्मक अधिशोषण होता है। यानी कि कोलाइडी कणों पर अधिशोषण किस कण का होता है? धन का होता है अथवा ऋण का धन का होता है। इसको हम कहते हैं दूसरे शब्दों में कि अधिशोषण के लिए किसका वर्ण होता है? वर्णात्मक अधिशोषण होता है। जिसका वर्णात्मक अधिशोषण ले वर्ण होता है, चुनाव होता है, उसे हम कहेंगे, उसी आवेश का हमारा कोलाइडी कण होगा। ठीक, आगे देखें, सिल्वर क्लोराइड यहाँ धनावेशित हो गया है ना, अधिशोषण कारण। वर्णात्मक अधिशोषण यानी जिस दो प्रकार के यहाँ पर जब हमारा पेप्टीकरण से कोलाइडी विलयन बनाया जाता है तो जो ताजे बने अवक्षेप में विद्युत अपघट्ट मिलाया जाता है उसमें धन और ऋण दोनों प्रकार के आयन होते हैं। जो धन वाला, अगर धन वाला कॉमन है तो धन का अधिशोषण होता है, ऋण वाला तो ऋण चिपकता है। तो यहाँ देखिए वर्णात्मक अधिशोषण यानी चुनाव किसका होता है अधिशोषण के लिए, चिपकने के लिए, उसी को होता है जो इसमें होता है, जो हमारे कोलाइडी कण में उपस्थित होता है। इस तरह से आप देखिए फेरिक हाइड्रोक्साइड पर वर्णात्मक चुनाव यानी का शोषण हुआ, या फिर ट्राई पॉजिटिव का, इसलिए ये धन हो जाता है। इसी तरह से AgCl 2
दो बार में हमने लिया, एक बार HCl के साथ लिया, एक बार AgNO3 के साथ लिया। तो HCl के साथ लेने पर यहाँ वर्णात्मक अवशोषण होता है Cl- का, क्योंकि वही कॉमन है, इसलिए इस पर आवेश सिल्वर क्लोराइड पर आवेश हो गया ऋण। और सिल्वर क्लोराइड, उसी सिल्वर क्लोराइड पर अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम बनाते हैं कोलाइडी विलयन, तो वर्णात्मक अवशोषण किसका होगा, किसका चयन होता है अवशोषण के चिपकने के लिए, धन का। धन कॉमन है, ये नियम है कि उसी का वर्ण होगा, वर्णात्मक यानी चुनाव होगा अवशोषण के लिए, चिपकने के लिए, जो कि दोनों में कॉमन है। अब आगे देखें, एक अलग तरह से उसी बात को कहेंगे। चौथा उदाहरण है, 3 हो गया। चौथा उदाहरण है सिल्वर नाइट्रेट और Ki अगर ले लें, और सिल्वर नाइट्रेट Ki ले लें, यदि सिल्वर नाइट्रेट का अधिक लेंगे और Ki विलयन का कम लेंगे तो Agi का अवक्षेप बनता है, और क्योंकि जो आधिक्य है Ki तो ख़त्म हो जाएगा Agi बनाने के बाद, है ना। ये एक तरह से लिमिटिंग रेजेंट है, आप पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर Ki ख़त्म हो गया, अब इसका अवक्षेपण Agi जितना बनना था बन गया, I उसमें चला गया, Agi बना अवक्षेप, और उसके बाद हमारा AgNO3 उसमें बचा रहेगा, उसको विद्युत अपघट्ट मान सकते हैं। AgNO3 और Agi दोनों मिलेंगे तो फिर सिल्वर आयन का वर्णात्मक अवशोषण हो जाएगा, इसलिए धनावेशित हो जाता है, कण मिलता है। AgNO3 कम लें और Ki ज़्यादा लें, Agi बन जाएगा, इसमें Ag ख़त्म हो जाएगा, Ag समाप्त हो जाएगा, हमारा Ki बचा रहेगा, खास करके I- बचा रहेगा। इस तरह से देखिए, जब हम Agi बना और Ki बचा हुआ, Agi बना हुआ और Ki बचा हुआ शेष, तो देखें इन दोनों में Agi Ki में वर्णात्मक अवशोषण यानी कि किसका चुनाव होगा अवशोषण ले, I का, I- का, इसलिए वही Agi दोनों में बनता है, लेकिन इसमें वर्णात्मक अवशोषण किसका होता है, I- का, इसलिए ऋणात्मक हो जाता है। अब देखिए दूसरा सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, विद्युत द्विक स्तर सिद्धांत, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी। ये आधुनिक है, सबसे आधुनिक है। इसका प्रतिपादन एक तरह से इसमें रिसर्च जो किए हैं हेल्महोल्ट्ज़ नाम है, और गॉय और स्टर्न, ये 3 वैज्ञानिक हैं, तीनों ने किया। इनके अनुसार किसी कोलाइडी विलयन में जिस पर कि कोलाइडी कणों पर आवेश होता है, उसमें इलेक्ट्रिकल डबल लेयर होती है, यानी कि आवेशित कणों की 2 लेयर होती है, एक होती फिक्स, दूसरी होती मूविंग लेयर, और दोनों फिक्स और मूविंग लेयर के बीच में एक तल होता है ना, और उस तल को हम हाइड्रोडायनामिक तल कहते हैं। तो उसके बाद देखिए, जितने धन कण होंगे उतने ऋण कण होंगे, ये निश्चित है, और कुल मिलाकर के धन लेयर और ऋण लेयर के बीच में एक तरह विभवांतर उत्पन्न, जहाँ कहीं धन और ऋण, धन का अलग विभव है, ऋण का अलग, आप फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे, धन का अलग विभव होता है, धन लेयर का, ऋण का अलग होता है। इस तरह से जहाँ कहीं धन और ऋण प्रकार की लेयर होंगी, वहाँ परतें होंगी, वहाँ पर विभवांतर होगा। इस विभवांतर को जीटा विभवांतर कहते हैं। अब इसको फिर से देख लें कि विद्युत द्विक स्तर सिद्धांत, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, जो कि किसकी व्याख्या करता है, आवेश की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। इसके अनुसार किसी कोलाइडी विलयन में कण चाहे धनावेशित होंगे चाहे ऋणावेशित होंगे, लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर होती है, विद्युत द्विक स्तर होती है। पहली होती है जो कोलाइडी कणों पर होती, फिक्स लेयर उसको कहते हैं। जैसे Agi उदाहरण ले लें, Agi Ag+ यहाँ बना है, ये इस Agi Ag+ वाले में लें तो फिक्स वाली लेयर हो जाएगी हमारी Agi Ag+ वाली, और I- उसी विलयन में रहेगा, कहीं जाएगा थोड़ी, I- विलयन में रहेगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर उसको ऋणावेशित बना देगा। एक परत जहाँ धनावेशित, वहीं पर एक परत ऋणावेशित बनेगी। कुल मिलाकर के डबल लेयर होगी, फिक्स लेयर, मूविंग लेयर, है ना, ये फिक्स नहीं रहती है। इसमें कुछ विसरित कण भी आ जाते हैं, आयन भी आ जाते हैं, धन और ऋण। तो यहाँ पर ऋण, अगर यहाँ धन फिक्स वाली तो यहाँ ऋण होगा। यहाँ देखिए Agi I- वाला है, अगर ये वाला कोलाइडी विलयन है तो Agi I- वाला फिक्स लेयर I- का हो जाएगा, फिक्स लेयर। मूविंग
Ag+ का हो सकता है, चाहे कुछ विसरित उसमें आयन आ जाएंगे, या अगर इधर ऋण है फिक्स वाली तो इधर धन वाली हो जाएगी। और बीच में एक हाइड्रोडायनेमिक तल होता है जो दोनों को अलग करता है, दोनों के बीच में, और दोनों परतों के चाहे ऋण धन चाहे धन ऋण, इनके बीच में जो विभव का अंतर होता है, यानी विभवांतर होता है, उसको जीटा विभवांतर कहते हैं। विद्युत कोलाडी विलयनों का विद्युत गुण जो होता है कोलाडी निकायकों का, उसमें एक महत्वपूर्ण गुण है विद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके अनुसार, क्योंकि अभी तक यह पता ही चल गया है कि किसी कोलाडी विलयन या निकाय के सभी कणों पर धन अथवा ऋण समान प्रकार का आवेश होता है, और यदि किसी कोलाडी विलयन को चाहे धन टाइप का हो चाहे ऋण टाइप का हो, उसको विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में रखा जाए। विद्युत क्षेत्र का प्रभाव क्या होता है? इंडक्शन कॉइल से, यानी कि कह सकते हैं कि बैटरी से एनोड और कैथोड, एनोड यानी धनावेशित सिरे से और ऋणावेशित कैथोड सिरे से जोड़ करके, इसमें अगर यू ट्यूब में कोई कोलाडी विलयन जिस पर धन अथवा ऋण आवेश हो भर दिया जाए, तो यहाँ पर स्विच ऑन करने के बाद हम देखेंगे रंगीन, हम आमतौर पे कोलाडी विलयन रंगीन लेंगे, है ना, तो या तो एनोड की तरफ रंगीन कण गति करेंगे अथवा कैथोड तरफ। इस तरह से हम उदाहरण के साथ देखें, फेरिक हाइड्रोक्साइड जो होता है धनावेशित होता है, अगर इसको इसमें भर देंगे तो ये लाल रंग का जो फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है कोलाडी विलयन के कण, ये ऋणोद की तरफ कैथोड की तरफ गति करेंगे। इसी प्रकार यदि उसमें सिल्वर क्लोराइड का Cl- के अवशोषण के बाद परिणाम स्वरूप जो बनता है ऋणावेशित कोलाइड को भर देंगे, यह एनोड की तरफ गति करेगा। ये किस रंग का होता है? ये होता है सफ़ेद रंग का होता है। तो यानी सफ़ेद रंग के कण इधर इकट्ठा होना शुरू करेंगे। कुल मिलाकर के अगर सल्फर कर लें, सल्फर हमारा माइनस होता है, निगेटिव होता है, वह भी एनोड की तरफ गति कर, सल्फर पीले रंग का होता है। सल्फर के कोलाडी विलयन ले लें तो उसमें ऋणावेश होता है, और सल्फर के जो पीले रंग के कण इधर आ जाएंगे। बहुत क्लियर होता है। और इस तरह से अगर हम परिभाषा विद्युत कण संचलन क्या है, यानी कि धनावेशित चाहे ऋणावेशित कोलाडी कणों का विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में रखने पर इलेक्ट्रोडों की तरफ गति करना, चाहे एनोड चाहे कैथोड, किसी इलेक्ट्रोड की तरफ गति करना विद्युत कण संचलन कहते हैं। यदि धन, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का धन कण संचलन होगा, यानी कि धनात्मक कोलाडी विलयन, इसमें धनात्मक कोलाडी कण वाला कोलाडी विलयन इसमें रखेंगे विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, उसकी गति किधर? एनोड की तरफ होगी। इस गति करने को हम कहेंगे धन कण संचलन। और यदि हम ऋण कोलाडी कणों के आवेश वाला कोलाडी विलयन ले लें, उधर किधर जाएगा? वो धन ऋण की तरफ जाएगा, धन ऋण की तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड, और ऋण प्रकार का ले लें कोलाडी विलयन तो धन एनोड की तरफ जाएगा। ये बहुत स्पष्ट है। कुल मिलाकर के विद्युत कण संचलन क्या है? जब कभी किसी कोलाडी विलयन को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में रखते हैं एक डिजाइन करके पात्र में, तो या तो एनोड की तरफ कोलाडी विलयन के कण गति करते हैं और चाहे कैथोड तरफ गति करते हैं। इस प्रकार के कोलाडी कणों की गति को एनोड अथवा कैथोड अथवा इसको इलेक्ट्रोड की तरफ गति को हम कहेंगे विद्युत कण संचलन। यदि धन कण का संचलन होता है तो उसे धन कण संचलन कहेंगे, और ऋणात्मक कोलाइड है उसका कण संचलन होता है एनोड की तरफ, उसे हम ऋण कण संचलन कहेंगे। इस तरह से महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोलाडी निकायों का इधर कई टॉपिक महत्वपूर्ण हुए हैं, आपको हम बताए हैं समय समय पर, वैसे अंत में चैप्टर के अंत में बता देंगे कौन कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोलाडी निकायों का स्थायित्व देखिए, कोलाडी विलयन जो बनता है जल्दी से, खास करके द्रव स्नेही जो होते हैं वो क्यों स्थायी होते हैं, क्यों जल्दी से
स्कंदन उनका नहीं होता है। उसके पीछे अब तक हम जो पढ़े हैं उसके आधार 3 कारण हैं। किताब में 2 दिया लेकिन 3 मानिए। समान आवेश, किसी कोलाडी विलयन के सभी कणों पर समान आवेश होना, इसके कारण क्या है, वो हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते हैं, दूर धकेलते रहते हैं, इकट्ठा नहीं होते हैं, कोआगुलेट नहीं होते हैं, एग्रीगेट नहीं होते, इकट्ठा नहीं होते हैं, जमा नहीं होते हैं। इसीलिए कोलाडी कण के रूप में बने रहते हैं। और जब परिक्षेपण माध्यम में बनाया हुआ परिचित प्रावस्था कण दूर दूर रहेंगे, प्रतिकर्षण समान आवेश कारण प्रतिकर्षण कारण, तो वह स्थायी रूप से बना रहेगा। और दूसरा कारण है ब्राउनी गति। एक तो इकट्ठा नहीं इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि ब्राउनी गति, कोलाडी कण जो होते हैं वह टेढ़े मेढ़े पथ पर तीव्र गति से गतिमान रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। और फिर विलायकीकरण, इसको हम बताए थे कि जब कभी आमतौर पर विलायक, जिसको हम डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं यानी परिक्षेपण माध्यम बोलते हैं, वो विलायक होता है। जब कभी परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों को परिक्षेपण माध्यम में हम मिला करके, मिक्स करके कोलाडी विलयन बनाते हैं, विषमांगी होता है, तो उस समय एक एक कोलाडी कण पर विलायक की परत जमा हो जाती है। विलायक की परत जमा हो जाती है, अर्थात जब हम उसमें विद्युत अपघट की थोड़ी मात्रा मिलाएंगे भी, तो विलायक की परत के कारण, जमा होने के कारण एक तरह से प्रोटेक्शन लेयर यानी कि रक्षी लेयर काम करता है, रक्षा करता है कोलाडी कणों के आवेश तक घटक, उनके आयनों को, विद्युत अपघट के आयनों को, जिस पर धन अथवा ऋण आवेश होगा, कोलाडी कण पर चाहे धन चाहे ऋण आवेश होगा, उसको कौन घेरे रहेगा, विलायक के अणु घेरे रहेंगे और वहाँ तक नहीं जाने देंगे। और यदि आपको स्कंदन विलायकीकरण के कारण भी स्थायित्व होता है, अगर विलायक वहाँ न घेरे रहें, विलायक के अणुओं द्वारा कोलाडी कणों का घिरा होना या कवर किए रहना विलायकीकरण होता है। और यदि हमको स्कंदन करना होगा तो क्या प्रश्न उठता है कि स्कंदन तब कैसे होगा, तब क्या करेंगे, उसमें निर्जलीय कारक बहुत होते हैं, जैसे आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, जो कि जल से रिएक्शन के जल को हटा लें। निर्जलीय कारक उसमें अगर मिला देंगे तो जो जल के परत को हटा लेगा वो, और तब उसके बाद विद्युत अपघट्ट मिलाएंगे तो फिर वह पहुंच जाएगा कोलाडी कणों तक, धन हो चाहे ऋण हो, उससे रिएक्शन करके उसको स्कंदित यानी अवक्षेपित कर देगा। अब स्कंदन क्या है, स्कंदन देखिए, यह जो है पेप्टीकरण का विपरीत प्रक्रिया है। पेप्टीकरण में देखिए हम अवक्षेपित बड़े बड़े कणों को छोटे कणों में बदलते हैं, स्कंदन में उसका विपरीत प्रक्रिया है। इसमें क्या करेंगे, वहाँ पर आवेशित कण बनते हैं, है ना, उदासीन से यहाँ पर आवेशित कणों से, वहाँ एक बात वहाँ और समझें, पेप्टीकरण में अवक्षेप उदासीन होता है कण, और जब छोटे कणों में बदलता है पेप्टीकरण में, तो उस दौरान चयनात्मक अधिशोषण होता है धन अथवा ऋण आयन का विद्युत अपघट के, तो हमारा कोलाडी कण पर आवेश आता है। उसके विपरीत में यहाँ कोलाडी कणों पर आवेश है, उसको हम अनावेशित कर दें तो कण हमारे इकट्ठा होकर बड़े बड़े हो जाएंगे, तो हम अवक्षेपित हो जाएंगे, बड़े बड़े होकर अवक्षेपित हो जाएंगे। इसी अवक्षेपित होने को स्कंदन कहते हैं। एक वाक्य में कहना चाहें, कोलाडी कणों का जो कि आवेशित होते हैं धन अथवा ऋण, कणों का अनावेशित होकर इकट्ठे होकर बड़े कणों के साइज में आकर अवक्षेपित हो जाना स्कंदन कहलाता है, कोआगुलेशन कहलाता है। और स्कंदन कैसे करते हैं, कितनी विधियां स्कंदन करने की है, इसको हम इसके ठीक बाद बताते हैं।